आज हम चर्चा साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर करेंगे। सबसे पहले हम कार्य की बात करते हैं। अगर कार्य को कहें तो अंग्रेजी में इसे वर्क कहते हैं और वर्क का पहला अक्षर डब्लू होता है, इसलिए कार्य को दिखाने के लिए हम इसे डब्लू से व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं कार्य कहते किसे हैं। अगर हम दैनिक जीवन में देखें तो हमारे कार्य का अर्थ होता है जब कोई हम काम करते हैं तो हम कहते कार्य कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम कूद रहे हैं, तो इसे हम काम कहते हैं। इसी को हम दैनिक जीवन में कार्य कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम भौतिकी में बात करें तो भौतिकी में इसे कार्य नहीं माना जाता है। वहीं पर भौतिकी की बात करें तो कार्य उसे कहा जाता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने के बाद उस बल की दिशा में विस्थापन भी हो, तो अगर विस्थापन होगा तभी हम उसको कार्य कहेंगे, नहीं तो कार्य नहीं कहेंगे। जैसे एक उदाहरण द्वारा हम समझें, अगर हम बात करें कि हम एक दीवार पर बहुत तेजी से धक्का लगा रहे हैं और धक्का इतना लगाए कि हमको सुबह से शाम हो गई, हम पसीने से लथपथ हो गए, लेकिन क्योंकि दीवार वहाँ से टस से मस नहीं हुई, अर्थात विस्थापित नहीं हुई, अर्थात जब विस्थापित नहीं हुई तो हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य है। इसे भौतिकी में कार्य शून्य माना जाएगा। वैसे दैनिक जीवन में हम कह दें कि हमने तो बहुत काम किया, लेकिन भौतिकी में इसे कार्य अब नहीं माना जाता है। फार्मूले पर बात करते हैं। अगर मैं कार्य के फार्मूले की बात करूं तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी W बराबर F गुणे D। W कार्य है और F बल है और D बल की दिशा में विस्थापन है। यह कार्य का फार्मूला होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं, हम जब बल लगाते हैं और बल की दिशा में विस्थापन की बात करते हैं तो उन दोनों के बीच में कोण बनता है। वह 0 डिग्री का कोण हो सकता है, उनके बीच में 30 डिग्री का कोण हो सकता है, वह किसी भी डिग्री का कोण हो सकता है। इसलिए कार्य की और सही फार्मूले की अगर बात करें तो हम कार्य का फार्मूला देते समय W बराबर F गुणे D कास थीटा का प्रयोग करते हैं। वहीं पर ये थीटा क्या है? बल और बल की दिशा में विस्थापन के बीच का कोण है। अब हम लोग कार्य के मात्रक की चर्चा करते हैं। मात्रक बताने के पहले अब ये जान ले मात्रक कहते किसे हैं। अब हम मात्रक के अन्य नामों की भी चर्चा कर लेते हैं। अगर मात्रक को कुछ लोग एकक कहते हैं, कुछ लोग इकाई कहते हैं, कुछ लोग इसे इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। अब ये हो जाए कि मात्रक कहते किसे हैं, तो किसी भी भौतिक राशि की जो मात्रा होती है उसको व्यक्त करने के लिए हम जो मानक राशि प्रयुक्त करते हैं उसी को मात्रक कहते हैं। जैसे हमने कहा कि मार्केट से इतना आम लेते आइएगा। अब इतना आम लेते आइएगा, कितना आम लेते आए, लेकिन जैसे ही हमने कहा 10 किलो आम लेते आइएगा, जैसे ही आपने किलोग्राम का प्रयोग किया एकदम बात स्पष्ट हो गई। तो यही जो राशि आपने किलोग्राम का प्रयोग किया इसी को हम मात्रक के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कार्य के मात्रक की। तो कार्य के मात्रक की बात अगर करें तो कार्य का जो फार्मूला होता है W बराबर F गुणे D। F बल है और बल का मात्रक न्यूटन होता है और D का विस्थापन उसका मात्रक मीटर होता है। और इस तरीके से इसका मात्रक कार्य का हो गया न्यूटन मीटर। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उन्हीं के सम्मान में हमने इस न्यूटन मीटर को जूल कर दिया और इस तरह से कार्य का मात्रक जूल हो गया। और जूल का पहला अक्षर जे होता है, तो कभी जब कार्य की हम मात्रा निकालते हैं तो उसके आगे हम जूल या लिख देते हैं या उस जूल का पहला अक्षर जे लगा देते हैं।
अब हम कार्य के अन्य तथ्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो कार्य कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इस प्रकार कार्य का रूप तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब कैसे कार्य का मान शून्य होगा उसकी बात कर लेते हैं। यदि कार्य का बल और बल के विस्थापन के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो यह कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि एफ गुणे डी कास थीटा और कास 90 का मान 0 होता है और इस तरह वह पूरे कार्य को 0 बना देगा। इस तरह से एक उदाहरण दिया जाता है कि एक कुली अपने सिर पर बोझा रखकर वह पूरे प्लेटफार्म पर घूमता है, तो बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो हम कहते हैं शून्य होता है। क्यों? क्योंकि बल और बल की दिशा में जो विस्थापन के बीच कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है और इस तरह से कार्य शून्य हो जाता है। वहीं पर हम दूसरा उदाहरण ले ले तो वृत्तीय पथ पर जब कोई पिंड गति करता है तो वहाँ पर भी उसके बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसके बीच भी 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर गति करता कोई भी पिंड का कार्य किया गया शून्य होता है। वहीं पर अगर मैं इसका धनात्मक की बात करूं तो यदि दोनों के बीच बल और बल की दिशा के विस्थापन के बीच अगर 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का कोण है तो इनके बीच के द्वारा कोण में बना गया कार्य धनात्मक होता है। वहीं पर अगर मैं तीसरी बात करूं ऋणात्मक का, तो अगर यह 90 डिग्री से अधिक हो जाए यानी 180 डिग्री हो जाए तो यह ठीक इसके बल और बल की दिशा में विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, तब वहां पर कार्य ऋणात्मक होने लगता है। अब हम चर्चा ऊर्जा की कर रहे हैं। ऊर्जा को हम अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। जब किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो कहा जाता है कि वस्तु में ऊर्जा है। जैसे हम गिरते हुए हथौड़े की बात करें, चलती हुई बंदूक की गोली की बात करें, तेज गति से बहते हुए झरने की बात करें, हम उष्मा इंजन की बात करें, विद्युत सेल की बात करें, आदि ऐसी वस्तुएं हैं जो कार्य कर सकती हैं, अतः उनमें ऊर्जा है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा एवं कार्य एक दूसरे के समरूप है और इसीलिए क्योंकि समरूप है इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। वहीं पर अगर बात करें तो ऊर्जा दो प्रकार की हो जाती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं गतिज ऊर्जा की बात करूं तो गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहां पर यम द्रव्यमान है और वी वेग है। वहीं पर गतिज की अगर परिभाषा दे तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, गति प्लस ज। गति का मतलब होता है जब गति उसमें आ जाए, चलना शुरू कर दे, और ज का मतलब उत्पन्न। जब गति किसी भी वस्तु में गति के उत्पन्न होने के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाए अर्थात उसमें ऊर्जा आ जाए तो उसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम उदाहरण द्वारा बंदूक से निकली गोली, क्योंकि जब बंदूक से गोली निकलती है तो उसमें गति आ जाती है और उसी गति के कारण उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है। वहीं पर हम दूसरा उदाहरण धनुष से छोड़ा गया तीर को भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी गति आ गई और गति करने से उसमें कार्य करने की क्षमता आ गई। तो जो गति करने से कार्य की क्षमता आती है उसे हम गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। वहीं पर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें, इसे हम अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो जब किसी वस्तु में एक विशेष स्थिति के कारण अर्थात उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, उसमें गति नहीं हो रही है, लेकिन एक विशेष सिचुएशन के कारण, स्थिति के कारण
उसमें कार्य करने की क्षमता आ जा रही है, तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला mgh होता है, जहाँ पर m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। इसका अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे दबी हुई स्प्रिंग में कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो ये दबी हुई स्प्रिंग एक विशेष स्थिति है और उस विशेष स्थिति से उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है, इसलिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है। वहीं पर अगर हम एक यांत्रिक ऊर्जा का जिक्र करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा जिसे हम अंग्रेजी में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ देते हैं, उसी के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा शक्ति की कर रहे हैं। शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहते हैं और पावर का पहला अक्षर P होता है, इसीलिए शक्ति को संक्षेप में दिखाने के लिए हम P से प्रदर्शित करते हैं। अगर शक्ति की फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है P बराबर W/T। अगर मैं इस फार्मूले से इसकी डिफिनीशन देने की कोशिश करूं तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसे ही शक्ति कहते हैं। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और वाट का पहला अक्षर W होता है, इसलिए हम वाट को W से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये वाट शब्द आया कहाँ से? हम जानते हैं एक जेम्स वाट वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज किया था भाप में शक्ति है, और जिन्होंने भाप का इंजन बनाया था उन्हीं के सम्मान में हमने शक्ति का मात्रक वाट रख दिया। अब हम कुछ अतिरिक्त बातें कर लेते हैं। जैसे हम बीमी सूत्र की बात करें तो बीमी सूत्र कहते किसे हैं? किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में व्यक्त करने का एक तरीका होता है। जैसे हम द्रव्यमान को उसके संकेत m से, लंबाई को l से और समय को T से व्यक्त करते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है, ये भौतिक राशि क्या है? तो भौतिक राशि वही है जिस हम बल की बात करें, दाब की बात करें, हम संवेग की बात करें, हम गतिज ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा की बात करें, जब हम इन भौतिक राशियों को हम यम के रूप में, यल के रूप में और टी के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो इसे ही हम बीमी सूत्र कहते हैं। जैसे अगर मैं बल की बीमी सूत्र की बात करूं तो पहले बल का हम फार्मूला लिखते हैं, F बराबर यम ए। तो यम तो द्रव्यमान है और ये त्वरण है, तो यम तो ठीक है या यम के रूप में है, लेकिन जो त्वरण है वह यल और टी और यम के रूप में नहीं है। तो त्वरण का फार्मूला होता, इसका मान होता मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को हम यल से दिखाते हैं और सेकेंड को टी से दिखाते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया। अब इसी को जब ऊपर ले जाते हैं टी स्क्वायर को तो यह हो जाता है यल टी माइनस 2, और इस प्रकार हम बल में यम का यम की जगह रख देते हैं और हम त्वरण का यल टी माइनस 2 कर देते हैं, और इस तरह हमारा बल का बीमी सूत्र पता हो जाता है। उसी तरह अगर हम दूसरा उदाहरण लें दाब का, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का अभी हमने बीमी सूत्र ज्ञात किया कि यम यल टी माइनस 2, तो हमने बल की जगह उसको रख दिया, और क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और इसका लंबाई का भी मीटर होता है और चौड़ाई का, तो इसका मतलब यल स्क्वायर नीचे हो गया। जब यही यल स्क्वायर ऊपर गया तो यल की घात माइनस 2 हो गया, और वहाँ पर ऑलरेडी यल की घात पॉजिटिव 1 थी तो उसमें से वह माइनस हो गई, तो हो गया यम यल की पावर माइनस और टी की पावर माइनस 2, और इस प्रकार यह दाब का बीमी सूत्र हुआ। और इस प्रकार अब हमने बात कार्य की किया, ऊर्जा की किया, शक्ति की बात किया, बीमी सूत्र की बात किया, तो आपने अच्छे से समझा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।